हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। नमस्कार, मैं विजय राजपुष्प और स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल लर्नर आइज बाय VRP पे। आइए, टीचिंग मेथड शिक्षण विधियां जिसमें हमने चाइल्ड सेंटर्ड मेथड और टीचर सेंटर्ड मेथड के बारे में बताया था, तो आज मैं आपके सामने चाइल्ड सेंटर्ड मेथड को आगे चर्चा करते हैं आगमन विधि के बारे में, इंडक्टिव मेथड। ध्यान दीजिएगा, इंडक्टिव जो मेथड होते हैं, जो आगमन विधि होते हैं, इसमें क्या होता है, सबसे पहले जाने कि इसके जनक जो है फ्रांसिस बेकन एवं पेस्टालॉजी हैं। आगमन विधि ये छोटे बच्चों के लिए तो काफी फायदेमंद होता है, क्योंकि बच्चों के सामने इसमें क्या होती है, उदाहरण पेश की जाती है और उन उदाहरणों के माध्यम से अलग अलग नियमों का निष्पादन किया जाता है। यानी कह सकते हैं कि इसमें बच्चे को एक विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ा जाता है। यानी जो उदाहरण होता है वो अपने आप में खास होता है और उसके माध्यम से सामान्य की ओर बढ़ा जाता है। और उदाहरण, इसमें बच्चे को अनेकों प्रकार के उदाहरण दिए जाते हैं और उदाहरण देने के बाद क्या किया जाता है कि बच्चे को एक नियम की ओर सिखाया जाता है या नियम की ओर बढ़ा जाता है। तो काफी बच्चे जो होते हैं उदाहरण से काफी इंटरेस्ट भी लेते हैं, रुचि भी लेते हैं और आगे पढ़ने का प्रयास भी करते हैं। यह मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। इसमें बच्चे को पहले कोई वस्तु को दिखाई जाती है और दिखाने के बाद क्या किया जाता है कि उसे उसके बारे में सोचने के लिए मजबूर किया जाता है। तो आइए देखते हैं, यह जो होता है मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। बच्चे के सामने पहले मूर्त चीज यानी जिसको टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो चीजें दिखाई जाती है और उसे अमूर्त चिंतन की ओर बढ़ाया जाता है। यह अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ाया जाता है। और इसके गुण क्या है कि इसमें छोटी कक्षाओं के लिए लाभदायक है। मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें बच्चे को ध्यान में रखा जाता है, बच्चे के व्यवहार को ध्यान में रखा जाता है। ज्ञान अस्थायी हो जाता है इसमें, क्योंकि बच्चे देखते हैं इसमें। और दोष है कि समय अधिक लगता है इसमें, समय पर पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता है और स्लो मेथड है, काफी धीमी गति से यह प्रक्रिया चलती है। तो आइए देखते हैं सेकेंड है निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड। सबसे पहले समझिएगा, जो निगमन विधि होता है एक ऐसा विधि होता है जिसमें समस्या तो आपके पास एक होते हैं और उसके अनेकों जो होते हैं फैक्ट मौजूद होते हैं। यानी समाधान उसके बहुत सारे होते हैं। बच्चे खुलकर इसमें सोचते हैं। ये बच्चे जो होते हैं इसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग होते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग करते हैं। यानी बच्चा अपसारी चिंतन करता है, वह एक चीज पर, एक पहलू पर अनेकों दृष्टिकोण से उसे देखता है और अनेक प्रकार के समस्या का समाधान देने का प्रयास करता है। यह रटंत नहीं होता है। और यह जो होता है, चूंकि इसमें बच्चा खुलकर चिंतन करता है, इसलिए इसे निगमनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। इसे एक और चीज कहा जाता है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के नाम से भी यह जाना जाता है। क्योंकि बच्चे किसी बॉक्स, किसी दायरे में रहकर नहीं सोचते हैं, बल्कि यह उससे हटकर कहीं और दूर तक इसकी सोच होती है। यह नियम से उदाहरण की ओर जाता है। बच्चे को बता दिया जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बच्चा अगर कुछ वैल्यू दे दिया, ए बराबर एक्स दे दिया, बी बराबर 4y दे दिया, और अगर क्वेश्चन इस प्रकार से देता है एक्स प्लस 4y का होल स्क्वायर निकाले, तो डायरेक्ट बच्चा जो होता है फॉर्मूला देखता है और आंसर निकाल लेता है। यानी यह जो होता है नियम से उदाहरण की ओर होते हैं, सामान्य से विशिष्ट होते हैं। इसमें सामान्य चीजों को बताया जाता है, उसके बाद विशिष्टता हासिल की जाती है। ज्ञात से ज्ञात, बच्चे को पहले पता होता है कि इसमें क्या करे,
कौन सा सूत्र अप्लाई करे और उसके बाद वह अज्ञात की ओर बढ़ता है और इसमें अमूर्त से मूर्त की ओर आपकी सोच को ले जाए। यानी सबसे पहले अमूर्त चिंतन किया जाता है, फिर कराया जाता है, उसके सोचने पर विवश किया जाता है, उस चीज को उसके सामने नहीं रखा जाता और उसके बाद पेश की जाती है। गुण क्या है? समय की बचत हो जाती है, बड़ी कक्षा के लिए तो उपयोगी है, नियम या सिद्धांत से उदाहरण की ओर बढ़ता है, लेकिन दोष है कि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं, क्योंकि बच्चा रटंत बन जाएगा, सृजनात्मकता नहीं आ पाएगा, उसमें आप सारी सोच नहीं आ पाएगा, निगमनात्मक चिंतन नहीं आ पाएगा और जिसके कारण यह ज्ञान अस्थायी नहीं होगा। क्योंकि जब बच्चा नियम को भूल जाएगा तो फिर वह उसको नहीं बना पाएगा, सूत्र को भी भूलने पर नहीं बना पाएगा। आइए देखते हैं एनालिटिकल मेथड, विश्लेषण विधि और सिंथेटिक संश्लेषण विधि। ध्यान दीजिएगा, विश्लेषण विधि जो होते हैं ना, उसमें जो आपका संपूर्ण समस्या होती है, जो संपूर्ण पाठ होता है, उसे हम लोग छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर, यानी छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर या तोड़कर हम लोग उसे समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि समस्याएं जब पूरी होती है तो वह पूर्ण से अंश की ओर हम लोग करते हैं और अज्ञात से, जब पूरा मान लीजिए कि आपके पास एक पूरा कविता दिया गया है और वह आपको समझ में नहीं आ रहा, तो हम क्या करें, उस कविता का हर वर्ड को हम तोड़ तोड़ के और उसे पूरी तरह से समझ लेंगे। तो ये पूर्ण से अंश की ओर जाता है, अज्ञात से ज्ञात की ओर जाता है। लेकिन इसमें भी मेरिट और डिमेरिट होते हैं। गुण क्या है कि विषय वस्तु को गहराई से इसमें समझा जाता है। क्यों? क्योंकि इसको छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे हिस्सों में आप अलग कर देते हैं, जिससे समझने में ज्यादा आसानी हो जाती है और ज्ञान पूरा दिया जाता है। क्योंकि जब आप छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ रहे हैं तो एक एक चीज का अर्थ समझ रहे हैं, एक एक चीज का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो वो आसानी से ज्ञान पूरा हो जाता है। लेकिन इस तरीके के जो मेथड होते हैं उसमें समय अधिक लगता है, सभी विषयों को पढ़ाना संभव नहीं है। उसके बाद आते हैं सिंथेटिक। ये जो है आपका सिंथेटिक मेथड, एनालिटिकल और सिंथेटिक विश्लेषण विधि जिसे कहते हैं आप लोग, इसमें क्या होता है कि इसमें छोटे छोटे हिस्से को, पाठ को जोड़ कर पढ़ाया जाता है। यानी यह जो होता है अंश से पूर्ण की ओर जाता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। और इसमें भी गुण होता है, बड़ी कक्षाओं के लिए तो उपयोगी है, लेकिन समय की भी बचत हो जाती है, क्योंकि आप छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ देते, कंबाइंड कर देते हैं। और दोष है कि छोटे बच्चे के लिए उपयोगी नहीं होता, क्योंकि छोटा बच्चा अभी उतना समझदार नहीं है, उतना उसकी सृजनात्मकता नहीं बढ़ा है कि वह छोटे छोटे हिस्से में जो समस्याएं हैं उसको एक साथ इकट्ठा कर सके। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट मेथड, प्रयोजन विधि। देखिएगा, प्रयोजन विधि के जो जनक है वो किलपैट्रिक हैं और इन्होंने प्रयोजन विधि को 1918 ईस्वी में दिया था। आखिर प्रयोजन होता क्या है? तो कहता है कि प्रयोजन वह है जो सामाजिक वातावरण में रहकर पूरी लगन के साथ आप कार्य को पूरा करते हैं, तो वो प्रयोजन है। और सामाजिक गुणों का विकास, प्रयोजन विधि में सामाजिक गुणों का विकास होता है। किलपैट्रिक ने 4 प्रकार के प्रयोजन दिए। सृजनात्मक या रचनात्मक, यानी बच्चे को विभिन्न प्रकार की आकृतियों को बनाने के लिए, समस्याओं को हल करने के लिए, उनके अंदर की जो सृजनात्मकता है, अंदर की छिपी जो प्रतिभा है, उसको निखारने के लिए अलग अलग तरह के उनके सामने वस्तु दी जाती थी, शिक्षण सामग्री दी जाती थी, और जिससे वो अपना काम को पूरा करते थे। नृत्य, गायन, वादन, चित्रकला और अभिनय, रोल प्ले भी कराने पर उन्होंने जोर दिया। समस्यात्मक प्रयोजन में महंगाई, बेरोजगारी, दुर्घटना, बीमारी, यानी जो व्यक्ति हैं उसके रियल लाइफ से जुड़ी जो चीजें हैं उस पर भी उनके सामने समस्या प्रस्तुत की गई। और अभ्यासात्मक, उन्होंने उस पर काफी अभ्यास करने का भी जोर दिया। अब प्रयोजन विधि के स्टेप्स ऑफ बोल सकते हैं प्रोजेक्ट मेथड, स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। पहला, परिस्थिति उत्पन्न करना,
बच्चों के सामने उस तरीके का आप परिस्थिति उत्पन्न कीजिए कि बच्चा खुद सोचने पर, खुद समस्या को हल करने के लिए वह क्या कह सकते हैं कि आगे बढ़े। योजना का चयन, आप किस चीज के लिए प्लानिंग कर रहे हैं उस पर भी ख्याल रखिए। और उसके बाद योजना का क्रियान्वयन, जिस चीज का तैयारी किए हैं उसको आप क्रियान्वयन कीजिए, उसको लागू कीजिए। और योजना का आपने जो किया मूल्यांकन, योजना का मूल्यांकन यानी जो आपने किया वह कहां तक सफल हुआ उसे भी जांच कीजिए। और योजना का आलेखन, लास्ट में सारे का एक सार निकालिए, एक पूरा कह सकते हैं कि कंक्लूजन निकालिए और एक आलेख बनाइए। तो ये था आपका प्रोजेक्ट मेथड, प्रयोजन विधि। सिंपल आपने समझा। प्रयोजन विधि है क्या? तो प्रयोजन विधि वह विधि है जिसमें सामाजिक वातावरण में बच्चे पूरी लगन के साथ कार्य को पूरा करते हैं। और उसके करने के लिए स्टेप्स उन्होंने 6 स्टेप्स दिए और उन्होंने 4 प्रकार के प्रयोजन भी बताए। देखिए प्रयोजन विधि के स्टेप्स ऑफ आप प्रोजेक्ट मेथड जब देख रहे थे तो उसमें आपने देखा कि सबसे पहले जो हमारे किलपैट्रिक महोदय है उन्होंने परिस्थिति उत्पन्न करना, उन्होंने कहा कि सबसे पहले उनके सामने परिस्थिति उत्पन्न किया जाए, उसके बाद योजना का चयन किया जाए कि प्लानिंग जो कर रहे हैं उसका सिलेक्शन होना चाहिए कि किस चीज के लिए किया जा रहा है। और जब आपने योजना का चयन कर लिया तो योजना की तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे उसका, और जो आपने तैयारी की उसको हम परफॉर्म करेंगे, क्रियान्वयन करेंगे। और जब ये भी हो जाएगा तो मूल्यांकन करेंगे कि आपने जो योजना तैयार किया, जो आपने परफॉर्म किया वह कहां तक सफल हुआ। और लास्ट में योजना का आलेखन करेंगे, उसका रिकॉर्ड कर लेंगे, उसको एक जगह संग्रहित कर लेंगे। आइए देखते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड, अन्वेषण विधि, या इसे ही हम खोज विधि भी कहते हैं। देखिएगा यह जो विधि है ह्यूरिस्टिक मेथड, जिसे अन्वेषण विधि कहते हैं, कि जनक जो है हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग है, कभी कभी आर्मस्ट्रॉन्ग भी लिखा रहता है। यह क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वह अपने ज्ञान का जो निर्माण करते, ज्ञान की जो खोज करते हैं वह खुद करते, वह खुद उसमें इंगेज होते हैं और वह समस्या का समाधान निकालते हैं। यानी मैं स्वयं ज्ञान की खोज करता हूं। सिद्धांत करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, इसमें लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है, बच्चा खुद करके उस चीज को सीखता है। और उपयोगिता के सिद्धांत पर भी आधारित है और तार्किक चिंतन पर आधारित, यानी बच्चे इसमें लॉजिकल तर्क करते हैं, यानी तर्क करते, तार्किक करते, जिससे उसकी चिंतन क्षमता या उसके जो अधिगम की क्षमता होती है वह भी बढ़ जाती है। अब इनका भी गुण और दोष है, तो देखते हैं इसके मेरिट और डिमेरिट्स। बच्चा हल खुद निकाल लेता है, वैज्ञानिक विधि है, और अवलोकन शक्ति का विकास होता है। क्योंकि बच्चे जब खुद समस्या का हल करते हैं तो खुद उसका निरीक्षण भी करते हैं, ऑब्जर्वेशन भी करते हैं। दोष है कि टाइम कंज्यूमिंग है, समय बहुत ज्यादा लगता है, पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता है, और केवल उच्च कक्षा के लिए ही यह जो है उपयोगी है। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जो मेथड है वह डाल्टन मेथड, जिसे हम ठेका विधि या ठोका विधि भी कहते हैं और प्रयोगशाला विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो जनक है हेलेन पार्कहर्स्ट है, जो कि एक अमेरिकन एजुकेशनिस्ट है, एक शिक्षाविद थे। और उन्होंने क्या देखा कि जो मजदूर हैं, जो लेबर है, उनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे, तो उनके लिए उन्होंने क्या किया, जिनकी उम्र 9 वर्ष से ऊपर के बच्चे होते थे उन बच्चों के लिए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में ही रोजगार दिया, जिससे उनको पैसे भी मिल जाते थे बच्चे को, और वो अपने ज्ञान भी ले लेते थे। तो ये था आपका डाल्टन मेथड, जिसमें बच्चे को शिक्षा के क्षेत्र में काम देकर और उसको ज्ञान भी दिया जाता था और पैसे भी दिया जाता था। रीजनल मेथड यानी क्षेत्रीय विधि, जिसके जनक है एजे हार्वेस्टन। ये जो होता है क्षेत्रीय विधि, वह ज्योग्राफी भूगोल में ज्यादा महत्वपूर्ण है। अवलोकन कौशल है, जो कि बच्चे इसमें अवलोकन करके, निरीक्षण करके और ज्यादा सीखते हैं। और 9 नंबर आपका जो है मेथड डिस्कवरी मेथड, खोज विधि, जिसे जेएस बुर्नर ने दिया था। ये खोज विधि तो जानते हैं कि बच्चा जो होता है इसमें खुद खोज करता है और ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, ज्ञान बढ़ाता है, और ये हिस्ट्री पढ़ाने के लिए सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। और लास्ट है आज का डिस्कशन मेथड, वाद विवाद विधि, जिसमें
जिसे हम लोग सिंपोजियम भी कहते हैं इस विधि को। और यह जो होता है इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन कैन बी मैक्सिमाइज्ड, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अधिगम में हिस्सेदारी बढ़ा सकता है। यानी इस विधि के अंतर्गत हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शामिल करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चे को इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो हिस्सेदारी बढ़ाकर अधिगम को पूरा कर सकते हैं। तो आपने 10 मेथड देखा, चाइल्ड सेंटर्ड जो मेथड था उसका, और मैं आपके लिए आगे और मेथड लेकर आ रहा हूं, जैसे किंडरगार्टन मेथड है और बहुत सारे मेथड है। तो आप चाहते हैं कि आपको टीचिंग मेथड्स की जानकारी हो, आप केबीएस, एनबीएस या DSSB में या सीटेट में सफलता पाना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब ही नहीं करें, बेल आइकन को ऑल पर जाके आप देखेंगे तो उसमें 3 ऑप्शन आएगा, एक नन का आएगा, एक पर्सनिफाइड का आएगा और एक ऑल का आएगा। तो ऑल पे जरूर कर ले, और जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और बने रहिए, जहां भी रहिए खुशहाल रहिए, अच्छे से रहिए, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।